नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम जो बाकी की दो बुक बची हुई हैं, राजनीतिक विज्ञान और जो है एक अर्थशास्त्र। राजनीतिक विज्ञान का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, इसके क्वेश्चन करेंगे। और जो आपकी सेकंड बुक जो लास्ट बुक बची हुई है आपकी अर्थशास्त्र, उसके भी हम इस वीडियो में जो है क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट है राजनीति का सत्ता की साझेदारी। इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, जातीय समूह से क्या आशय है। तो देखिए, जातीय समूह क्या होते हैं कि किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है, अर्थात किसी जाति की शारीरिक बनावट एवं सांस्कृतिक आदर्श समान होते हैं, वह जातीय समूह कहलाता है। इसके बाद है बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है और उस देश का नाम बताइए जहां बहुसंख्यकवाद है। तो देखिए, बहुसंख्यकवाद का अर्थ से बहुसंख्यक समुदाय को देश में मनचाहे ढंग से शासन करने का अधिकार देने से है। इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं। जैसे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति देखने को मिलती है, जहां सिंहलियों का वर्चस्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगे थी, उनके लिए तमिलों ने किस प्रकार जो है संघर्ष किया। तो ये उनकी मांगे हैं, आप पढ़ लेना इनको। इसके बाद जो है निबंधात्मक क्वेश्चन है कि बहुसंख्यकवाद क्या है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद जो है किस प्रकार फैला, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई और इसके क्या परिणाम हुए। तो इनको याद कर लेना आप। इसके बाद अपना दूसरा पार्ट आता है संघवाद। तो संघवाद में पहला क्वेश्चन है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के कोई दो लाभ बताइए। तो देखिए, विकेंद्रीकरण के क्या लाभ है कि जो स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है और इसने जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सत्ता के बंटवारे का किस प्रकार जो है परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये जो है आज से लिखा हुआ है और इसकी विशेषताएं भी लिखी हुई है, आप याद कर लेना। अगला पार्ट है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसमें पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। तो देखिए, गांधी जी के ये विचार थे कि गांधी जी के अनुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका अभिप्राय नैतिक मूल्य से था जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से जो है निर्देशित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, इसका आंसर कि सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूह पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का जो है प्रयास करते हैं। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक धार्मिक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा अथवा फिर उनके लिए अलग राष्ट्र जो है बनाना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जातिगत असमानता को दूर करने के अपने 3 उपाय बताइए। देखिए, जो है हम संवैधानिक प्रावधानों का पालन कर सकते हैं, अंतर्राज्यीय विवाह को जो है प्रोत्साहन दे सकते हैं और शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद है अगला कि धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं, कोई 4 की विवेचना कीजिए। जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बोर्ड के एग्जाम 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप क्या है। निबंधात्मक क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला पार्ट है राजनीतिक दल। तो इसमें देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की विपक्ष की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक दलों के समक्ष 3 चुनौतियां और 3 सुधारात्मक उपाय बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल क्या है, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए जो है क्या प्रयत्न किए गए हैं। मेजर क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के जो है विभिन्न प्रकार को बताइए। तो देखिए, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय यह व्यवस्था है। इसके बाद अगला पार्ट है लोकतंत्र के परिणाम। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में आर्थिक समानता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। और अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कार्यों पर प्रकाश डालिए। और इस तरह से जो आपकी राजनीति के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगली जो बुक आती है आपकी आर्थिक विकास की समझ, जिसका दूसरा नाम है अर्थशास्त्र। इसका पहला पार्ट है विकास
और इसमें पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि औसत आय किस प्रकार जो है ज्ञात की जाती है। मानव विकास सूचकांक के 3 घटकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए औसत आय यानी कि जो किसी देश की कुल आय है उसमें उस देश की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का भाग देकर जो है औसत आय निकाली जाती है। और इसके बाद जो है मानव विकास के सूचक यहाँ पर लिखे हुए आप याद कर लेना। इसके बाद है आर्थिक विकास में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या भूमिका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है, विकास के विभिन्न लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद जो है अगला पार्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिख बताइए। अगला क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं की जो है आपको व्याख्या करनी है। और इसके बाद है अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, अल्प बेरोजगारी को दूर करने के तरीके बताइए, या छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, इसे कम करने के कोई 2 सुझाव दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का जो है विस्तार से वर्णन कीजिए। जिसमें देखिए हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों को आप याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताइए। अगला पार्ट है मुद्रा और साख। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए 3 उपाय सुझाव दीजिए। इसके बाद है अगला है कि स्वयं सहायता समूह क्या है, ये किस प्रकार जो है कार्य करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला पार्ट है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं, समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार के कोई 2 लाभ बताइए। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए, या वैश्वीकरण क्या है भारत में, इसमें 2 प्रभाव लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, या वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव बताइए। ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव है। इसके बाद है लास्ट पार्ट है उपभोक्ता अधिकार। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार बताइए। अगला है कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कोई 4 सुझाव जो है दीजिए। और अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता के कोई 2 प्रमुख अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है कि बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण हेतु जिम्मेदार कारकों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उन्हें किस प्रकार से जो है शोषण से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट आपकी ये दोनों बुक राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है या इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उनको भी ज़रूर याद करें। क्लियर। और इस तरह से हमारी जो सामाजिक की बुक है उसके भी हमने यहाँ पर चारों पार्टों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन हमने जो है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले करवाए हैं। और 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको हम अलग से वीडियो बनाकर आपको करवा देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।